Hello friends. Welcome back again on the I Have a Vision Academy YouTube channel. In short, I Have Academy. So without any further ado, let's start today's topic. So in the previous lectures, I have drawn the hierarchy of the judicial system in India. So at the end, at the tail level, there is district courts. Okay. Now we don't have to go into the intricacies of the district courts, but on the top view, on the eagle view, I have told you that yes, there are two types of court. Two types of court can be there at the district level. One is the court dealing with the criminal matters, and other the court which is dealing in the civil matters. Criminal matters क्या होते हैं? अगर आपने किसी का सर फोड़ दिया, किसी की टांग तोड़ दी, किसी को धमका रहे हो, अटेम्प्ट टू मर्डर, ठीक है, एब्सकॉन्ड कर लिया आपने किसी को, ठीक है, तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं क्रिमिनल में. और सिविल मतलब क्या होता है फिर? सिविल मीन्स प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, लैंड डिस्प्यूट्स, ठीक है, कोई आपने पर्टिकुलर पेपर साइन किया है, लोन पेपर है वो आप दे नहीं रही हो वापस, तो वो सब कंस्टिट्यूट किए जाते हैं ऑन द सिविल साइड, ठीक है. नाउ द कोर्ट डीलिंग विद द सिविल केसेस इज कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स. कोर्ट्स विच आर डीलिंग विद क्रिमिनल केसेस आर कॉल्ड सेशंस कोर्ट, ठीक है. फिर लक्ष्मीकांत में उसी की पूरी हायरार्की में दे रखे हैं, जैसे सबसे लास्ट में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, देन फर्स्ट क्लास, ऐसे ऐसे करके होल हायरार्की ऑफ जजेस हैज बीन गिवन इन आवर लक्ष्मीकांत. बट आई डोंट थिंक सो कि वो यूपीएससी में पूछा जाएगा, ठीक है. और मोर ओवर यूपीएससी हैज बीन डिलेड ऑल्सो, है ना, तो इतना तो पूछा नहीं जाएगा. येस, देयर इज अ पर्टिकुलर पॉइंट विच कैन बी आस्क्ड इन द यूपीएससी एग्जाम. वो क्या है? Who appoints the judges at the district level? तो कौन करता है? गवर्नर अपॉइंट्स द डिस्ट्रिक्ट लेवल जजेस इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट्स. सो दिस इज द मेन पॉइंट. तो अब आगे बढ़ते हैं. नाउ इन टुडेज लेक्चर आप बताना हेडिंग क्या है, मैं बताना स्टार्ट करता हूँ. आर्टिकल 39A इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. पहले तो कौन सा पार्ट है, चलो पहले सुन लो, उसके बाद पार्ट बताना. सो 39A प्रोवाइड्स दैट पुअर एंड वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, इनको क्या मिलेगा? इनको मिलेगा फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल एड. क्यों? बिकॉज दे आर इन कोर्ट्स. कोर्ट्स में क्यों है? किसी भी कारण से हो सकते हैं, उसको हमको देखना नहीं है. सिविल मैटर में हो सकता है, क्रिमिनल मैटर में हो सकता है, कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, उनका रिहेबिलिटेशन एंड उनको अच्छे से इनकम नहीं मिली, उस पूरे जो गृहस्थ हुआ है उनका जो नॉर्मल लाइफ, उनका घर, उनका एनवायरनमेंट, तो उस हिसाब से कोर्ट पे खड़े होंगे कि हमको जस्टिस दिलाओ. सो टू प्रोवाइड जस्टिस टू वीकर सेक्शन एंड पुअर पीपल, तो ये पर्टिकुलर एक एक्ट आया जिसको बोला गया कब आया था? 1987. So why this particular act has been brought into life? Because to fulfill the fundamentals which we have to use. कौन बोल रहा है? गवर्नमेंट बोल रही है. which we have to use in our legislative process. अब आपको समझ में आ गया किसकी बात कर रहा हूँ? 39A is the DPSP, ठीक है. कहाँ से कहाँ तक है? 36 से 51 एंड 51A फंडामेंटल ड्यूटीज. सो कीप रिवाइजिंग इट और आपको सब चीज़ें याद होती चली जाएंगी. वापस से मुद्दे पे आते हैं. अंडर आर्टिकल 39A इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड फ्री लीगल एंड कॉम्पिटेंट सर्विसेज टू द वीकर एंड पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. दिस इज इंस्टॉल्ड इन 39A ऑफ पार्ट 4, ठीक है. DPSP से पार्ट डील करता है, पार्ट 4. सो टू implement this particular DPSP, whenever we have to enforce DPSP, part 4 is non-enforceable part of our constitution. To enforce any article of the DPSP, we have to provide a legislation. So this is nothing but implementation of a DPSP. Understood? Now in the DPSP chapter हमने बहुत पढ़े थे कि कैसे कैसे implementation हुई है. So this is one of the example. Legal Services Authority Act 39A को कर दिया. इनकम वेजेस एक्ट है कि पुरुष और महिलाओं को एक ही इनकम मिले फॉर द सेम काइंड ऑफ वर्क, वो भी एक DPSP है ना. नेशनल लॉ ऑनर्स एक्ट है जो हमको फ्लैग और कोड ऑफ कंडक्ट ये सब बताता है.
नेशनल एंथम में हमें खड़े होना है, नहीं तो वो वाले लॉज लग जाएंगे। वो क्या है, हमारी वन ऑफ द डीपीएसपी है ना। सो इस पे आता है लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1987। सो दिस पर्टिकुलर बॉडी क्रिएटेड नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एट द सेंटर लेवल और एपेक्स लेवल। Now it is at apex level. So this particular body is provided by two functions. First is monitoring that this particular whole act, all the poor and weaker sections of the society have been provided the free and legal aid. उसकी मॉनिटरिंग करता है ये, अभी आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। एंड सेकेंड, पॉलिसीज एंड प्रिंसिपल्स on which the implementing bodies will be functioning to provide free and legal aid. ठीक है, so now from this level of discussion we have contemplated that yes, this is a monitoring body at the apex level. So ये implement कौन कर रहा है? For the implementation part there is state, district, taluk level of legal services authority created under this particular act only. Understood? So these are the implementing agencies. Why this is not an implementing agency and why these are the implementing agencies? Because this free and legal aid we have to provide to every poor section and weaker section of the society. So centralizing this planning, this particular benefit will not be trickled down to the roots of our country, and in the roots of our country there resides poor and weaker section. So thus at the central level we have to maintain a monitoring or surveillance authority that has been created, NALSA, National Legal Services Authority, under Legal Services Authority Act of 1987. ठीक है, but this particular state, district and taluk not legislative, legal service authority are implementing agencies, and these are the actual bodies that are functioning on the ground level. ठीक है, now there are various kinds of persons which are eligible for this particular legal free and legal services. कौन कौन है ये? Like जो important है वो बता देता हूँ, because I think in UPSC pre 2020 only this question has been asked कि who are eligible under the Legal Services Authority Act. तो अब हमको ये भी याद करना पड़ेगा, याद तो नहीं, अब मुझे लगता है कि जैसे all the state legislature have their particular this LSA. कैसे? Because इसने बस policies and principles बताए, but the actual law will be written by this state legislature, है ना। तो in each and every state there is different provisions of the legal services authority. Like in particular state, like in Gujarat, there is a cap limit of like income should be less than 1 lakh या 10 lakhs. So only those person can avail this benefit. Then Maharashtra only 60,000. These are all examples. These are not the real things that I am telling you. Understood? So all the states have their own provisions of this legal services authority. But as the UPSC pre has asked this question, तो उसने तो ऑल ओवर इंडिया से पूछा होगा. सो आई थिंक द एग्जामिनर सेटर हैज़ रेड ओनली लक्ष्मीकांत बुक, और जो लक्ष्मीकांत बुक में हमारे पास 8 या 9 जो पर्सन्स दिए हुए हैं उसको लगा बस उतना ही है. आपको समझ आ रही है बात? तो एक बार इन जो 8 या 9 हमको दिए हुए हैं पर्सन्स उनको भी देख लीजिए, और आई थिंक इसी में से ही आंसर बताएगी यूपीएससी. तो अभी देखते हैं जब भी आएगी आंसर की. तो उसमें कुछ कुछ एकदम पिक्युलर नाम है. कैसे? इंडस्ट्रियल वर्कमैन जिनका पर्सन्स का रिहेबिलिटेशन हुआ है उनको फ्री लीगल एड. पर्सन्स इन कस्टडी ऑल्सो उनको फ्री लीगल एड. देन रेप सर्वाइवर, नेचुरल कैलामिटी सर्वाइवर, इन सबको फ्री लीगल एड है. वुमेन को भी आई थिंक फ्री लीगल एड है. ओल्डर पर्सन्स को फ्री लीगल एड है. सो ये पूरी लिस्ट को आप एक बार देखना. मैंने आपको कुछ तो नाम बता ही दिए, पर ये पूरी लिस्ट को आप देखना और इसको मेमोराइज करने की कोशिश करना. अंडरस्टूड? Now this whole particular body has been given some more functions. The first and very important function is
the purpose for which this particular body has been created, to provide free, legal and competent services to the poor and weaker sections of the society. Now there is a particular body, this body present at the center level as well as state level. But how come these people, weaker section of people and poor section of people knew that this particular arrangement has been provided by our government? कैसे पता चलेगा? वो तो चले जाएंगे कोर्ट्स के पास एंड देयर लॉयर्स विल चार्ज देम एक्सॉर्बिटेंट अमाउंट ऑफ मनी फॉर देयर सर्विसेज. तो उनको पता कैसे चलेगा कि यस देयर इज अ प्रिंसिपल मशीनरी इन्वॉल्व कॉल्ड लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट, अंडर विच वी कैन हैव आवर फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज फॉर फ्री, है ना? उनको पता कैसे चलेगा? सो the particular mandate has been given to this particular body also, or only NALSA and these particular implementing agencies, that you have to organize promotional camps, ठीक है, to impart the literacy. किस बारे में literacy? 11-12 नहीं, 11-12 नहीं, that this particular body is existing, ठीक है, and the number of services which this particular body is giving. तो वो organizational camps भी चलाते हैं. तो दो तो मैंने आपको फंक्शन बता दिए. तीसरा फंक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, टू ऑर्गेनाइज लोक अदालत, ठीक है. तो अब इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं. आई थिंक यूपीएससी में भी कोई एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन. तो क्वेश्चन कैसा है? क्वेश्चन कुछ इस प्रकार फ्रेम किया गया है, गौर फरमाइए, कि लोक अदालत is an alternate dispute settlement mechanism which comes under Lok Adalat Act of 1991. तो बताइए ये सही है या नहीं? Just now I have told you that this particular body has been given 3 important functions and one of which is Lok Adalat. So how come Lok Adalat is a statutory body? No doubt. But how come this particular body is coming under Lok Adalat Act? This particular body has been given statutory status under Legal Services Authority Act. So this is a very important question. अब इसी क्वेश्चन से आगे बढ़ जाते हैं. Alternate dispute settlement mechanism. Alternate dispute settlement mechanism a particular mechanism which is provided as an alternate to the original dispute settlement. Original dispute settlement mechanisms are judicial systems or judiciary of India. So as the name suggests, these are alternate in nature, these are subsidiary in nature, these are at the periphery of a circle. Understood? So there are various kind of alternate dispute settlement mechanism, like by consensus, like by arbitration, like by mediation. So these are all kinds of alternate dispute settlement mechanisms. Now we don't have to go into the nitty-gritty, the terms I have told you: arbitration, consensus, conciliation, mediation. So these are all types of alternate dispute settlement mechanism, but we don't have to go into the nitty-gritty of these particular topics. क्यों? छोटे मोटे उनके इधर उधर नुआंसेस हैं, ठीक है, उतना हमको देखने की जरूरत नहीं है. So as we want to provide justice at the doorsteps of the individual household. कहाँ? cities में नहीं, cities are already well developed. poor sections, weaker sections, इन सब के पास है ना. So to provide justice at the doorstep of a household, we have given mandate to this body to organize Lok Adalats. Now what is this Lok Adalats? I have told you alternate dispute settlement mechanism, पर इसे कुछ समझ नहीं आ रहा. So these are type of civil courts and these are mobile in nature. Now what is mobile? हम भी मोबाइल से कॉल करते हैं. So what is the actual meaning of mobile? अगर आपको ये पता है तो mobile means anything which can move from one place to another or which can commute from one station to another station.
that is called mobile thing. Okay, humans are mobile, animals are mobile, plants are not mobile. So actual meaning mobile ये था, जिनको भी नहीं पता, आई नो बहुत ज़्यादा लोगों को पता ही होगा अच्छे से. सो दीज आर मोबाइल कोर्ट्स, लोक अदालत, ठीक है. एंड दे हैव द पावर ऑफ सिविल कोर्ट्स अंडर CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर, ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड. सिविल प्रोसीजर कोड होता है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भी होता है. अंडरस्टूड. नाउ टू टाइप्स ऑफ केसेस कैन बी हैंडल्ड बाय द लोक अदालत. कौन कौन से केसेस? एक तो केसेस पेंडिंग इन कोर्ट्स एंड सेकेंड इज केसेस एट प्री लिटिगेशन स्टेज of trials. Former one, the cases are heard in the courts. Okay, they are at the desk of the judge. Second is pre-litigation stage. It means the particular case hasn't been filed yet in a particular court, but both the bodies are adamant that we want to settle our dispute by going to the judiciary. Now these two type of cases can be met or dealt in the lok adalats if both the parties are conforming to it. Understood? Once you have opted for lok adalats, the final judgment is binding upon you and no appeal binding and नो अपील टू द हायर जुडिशरी. इसका मतलब लोक अदालत आखिरी सीढ़ी है जहां तक आप जा सकते हो. अगर आपने लोक अदालत में एक बार दाखिला ले लिया और उसकी जजमेंट आ गई तो वो आपको माननी पड़ेगी, बिकॉज इट इज अ डिक्री ऑफ अ सिविल कोर्ट. इट एक्ट्स लाइक सिविल कोर्ट. इट इज बाइंडिंग एज वेल एज यू कांट गो टू अपील इन द हायर कोर्ट्स, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट. ऐसे कैसे हो गया? हाई कोर्ट्स आर द एपेक्स एट द स्टेट लेवल एंड सुप्रीम कोर्ट इज एपेक्स एट सेंटर लेवल, एट इंडिया लेवल. सो हाउ कम वी कांट अपील इन दीज पर्टिकुलर हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स? सो इसमें हमको नेटिग्रिटी ऑफ इंग्लिश में जाना पड़ेगा. यहां मैंने लिखा है नो अपील. It means whatever will be the decree of the lok adalats, you will have to nod your head to it और apply करो उसे. ठीक है? You can't appeal the judgment of the lok adalat, but you can file a new suit in the higher courts. अब समझ आ गई होगी आपको बातें. तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, क्या पता प्री में पकड़ी जाए आपसे तो अच्छा लगेगा आपको. बहुत खुशी होती है जब ऐसे छोटी चीज़ें पकड़ी जाती है कि यूपीएससी बेवकूफ़ बनाना चाह रही थी और हमने पकड़ लिया उसे. सो यू कैन फाइल अ न्यू सूट. नाउ वन मोर कंडीशन इज देयर इन द लोक अदालत. थोड़ा सीरियस हो जाता है. इमेजिन करो कि एक पर्टिकुलर वुमेन का रेप हो गया है, ठीक है, या तो मोलेस्ट हुई है. Now in this particular case, both the parties agree to go to the लोक अदालत. ठीक है? ऐसा होगा कभी? आप क्या समझते हो कि कोई जो लड़की का परिवार है, खुद लड़की, वो चाहेगी कि ऐसे सेटलमेंट हो जाए? क्यों? बिकॉज दीज आर काइंड ऑफ इनफॉर्मल कोर्ट्स. इनकी डिग्री तो सिविल कोर्ट जैसी है, बट यहाँ दिस इज द कोर्ट रूम. यहाँ जज बैठेंगे, यहाँ दोनों पार्टीज बैठेंगी, दोनों पार्टीज जज से डायरेक्ट इंटरेक्ट करेंगी. सो यू नो, is this the correct way to treat a molesting victim? उसके पास वैसे ही था फिजिकल ट्रॉमा हो जाएगा, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होगा, और जिसने मोलेस्ट किया या रेप किया उसको आप सामने बैठा के महिला से ही क्वेश्चन पूछ रहे हो. सो नॉन कंपाउंडेबल केसेस कैन बी डेल्ट इन लोक अदालत. So sorry, non-compoundable cases can't be dealt in the लोक अदालत.
ठीक है। ओनली कंपाउंडेबल केसेस कैन बी डेल्ट इन द लोक अदालत। मैं एग्जांपल दे दिया मैंने कंपाउंडेबल का, नॉन कंपाउंडेबल का दिया है। सो दीज आर ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट एज वेल एज लोक अदालत। द फर्स्ट लोक अदालत इन फ्री इंडिया हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड इन गुजरात इन 1982। सो यू नो, ये हमारी चीज़ें तो ख़त्म हो गई, पर आपने अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया, थोड़ा टाइम दे देता हूँ, लगा लो दिमाग। सो यहाँ मैंने बताया गुजरात 1982 में पहली लोक अदालत बनी, तो इसमें क्या दिमाग लगाना था? इसमें यह दिमाग लगाना था कि आई हैव टोल्ड यू लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड इन और मेड अ लेजिस्लेशन इन 1987, और यहाँ तो 1982 में ही बन गई थी। तो कुछ नहीं है, कुछ दिमाग नहीं लगाना, बस ये याद रखना कि लोक अदालत, हमको ये याद रह जाएगा। देखो यूपीएससी में ना आप बहुत चीज़ें पढ़ोगे, एंड व्हेन यू अटेम्प्ट द क्वेश्चन आपको सारी टिडबिट्स याद आते रहेंगे, अच्छा ये है ये है। सो यू कैन काइंड ऑफ यूज योर लॉजिक, अगर आपको पूरी तरह से स्टेटमेंट्स या फिगर्स फैक्ट्स रिमेंबर भी नहीं है तो, ठीक है। तो इसमें हम कैसे लॉजिक लगाएंगे? हम ये बोल गए लोक अदालत इज अंडर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट, ठीक है। बट आई नो फॉर श्योर दैट इन गुजरात फर्स्ट लोक अदालत हैज बीन मेड इन 1982. So according to my logic, Lok Adalats can't be under Legal Services Authority Act because this particular legislation came into life in 1987, and according to my fact and my memory, in 1982 Gujarat has already a Lok Adalat. तो ऐसे थोड़ा याद रखना, ठीक है, इतनी भी ज़्यादा लॉजिक की ज़रूरत नहीं है। सो दीज आर ऑल द थिंग्स अबाउट लोक अदालत एज वेल एज लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट। नाउ देर इज अनदर कोर्ट विच आर कॉल्ड फैमिली कोर्ट्स, तो उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ऑब्जर्व दिस। Very small topic, family courts. We don't have to go into the core of this particular topic. So family courts are set up by states with consultation of high courts, ठीक है। क्या ये नालसा के अंडर है, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के अंडर है? नहीं। आई हैव रिटन हेयर दैट फैमिली कोर्ट्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर फैमिली कोर्ट्स एक्ट ऑफ 1984, ठीक है। अपीलिंग की जा सकती है, यस, अ पर्टिकुलर वन अपील कैन बी डन इन द हायर कोर्ट्स। सो दिस इज ऑल अबाउट फैमिली कोर्ट्स। ग्राम न्यायालय, ठीक है, उसमें मैंने बताया था कि वो मोबाइल विलेज कोर्ट है, वो नहीं है। दीज आर मोबाइल विलेज कोर्ट्स। लोक अदालत इज नॉट कॉल्ड मोबाइल विलेज कोर्ट, दीज आर ग्राम न्यायालय आर कॉल्ड मोबाइल विलेज कोर्ट। और इनकी जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू प्रोवाइड डोर स्टेप जस्टिस एट डोर स्टेप ऑफ ईच हाउस होल्ड। अंडरस्टूड? वो थोड़ा सा मिक्स हो गया था, तो वो इनका है। अंडरस्टूड? किसके अंडर है? ग्राम न्यायालय एक्ट, इनके अंडर इसको स्टैट्यूटरी पोजीशन मिली हुई है। अंडरस्टूड? अ पर्टिकुलर न्याय अधिकारी इज अपॉइंटेड, वो क्या करता है? वो इनके केसेस को सुनता है, ठीक है। दीज पर्टिकुलर ग्राम न्यायालय can take both cases, civil as well as criminal, and these particular body gram nyayalayas, these are guided only by principle of natural justice. So every act has been relaxed. लोक अदालत में भी every particular acts has been relaxed, like CRPC, like एविडेंस एक्ट। सो दीज आर ऑल रिलैक्सड इन दीज पर्टिकुलर कोर्ट्स, ठीक है। वेरी फ्यू ग्राम न्यायालय आर देयर, अभी तक इंडिया में इतने ज़्यादा नहीं बने, बट ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अंडरस्टूड? क्यों इम्पॉर्टेंट है? सबसे पहले तो ग्राम न्यायालय
हर पंचायत के इंटरमीडिएट लेवल पे बनाना जरूरी है। अंडरस्टूड? स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, पुअर एंड वीकर सेक्शंस कहाँ रहते हैं? एट द रूट्स। ठीक है, तो वो यहाँ जाना पसंद नहीं करते हैं। जो बड़े बड़े कोर्ट्स हैं उनमें ज़्यादा फीस होती है। ठीक है, कोई दो ट्राइब के बीच में लड़तोड़ हो गया, सरफोड़ हो गया, तो कहाँ जाएंगे? ग्राम न्यायालय। ठीक है, ऑफकोर्सली ऐसा तो नहीं है कोई अलग कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स के अंडर इनकी जुरिडिक्शन आएगी, है ना। सो दीज आर ऑल द थिंग्स रिगार्डिंग टू द जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया। हमारा जुडिशियल सिस्टम पूरा ख़त्म हो चुका है। आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट डाउन बिलो। और अगली क्लास से हम देखते हैं गवर्नर देखेंगे, और कोई भी स्टेट गवर्नमेंट स्टार्ट हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ बिन फिनिश्ड। तो शायद से अगली कितनी 5-6 क्लासेस में द होल लक्ष्मीकांत विल बी फिनिश्ड, और उसी के बाद स्टार्ट हो जाएगी हमारी रोड टू प्रीलिम सीरीज़, आरटीपी सीरीज़। ट्रेलर नहीं देखा है आपने हमारे चैनल का तो आप जाके देख सकते हैं, उसके भी लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो तब तक के लिए अगर आपको पसंद आ रहा है कंटेंट, सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।